बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद इब्राहीम आपके चैनल डायमेंशनल फिजिक्स से। और प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं डायनामिक्स और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे 3.4 न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मार्क कर लें, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए और स्पेशली आपके न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एग्जाम में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन पूछी जाती है। ठीक है जी। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर काइनेमेटिक्स में है, हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन डिस्कस की जो कि हमें मोशन के बारे में तो बताती थी पर कोई काज ऑफ मोशन या मोशन की वजह जो है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। जबकि स्टूडेंट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, मोशन के साथ साथ काज ऑफ मोशन मीन फोर्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन बताती है। फर्स्ट लॉ में हम देखेंगे फोर्स क्या है, सेकंड लॉ में हम ये समझेंगे कि फोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है और थर्ड में हम देखेंगे कि फोर्सेस जो हैं वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म की फॉर्म में लगती हैं। ठीक, तो सबसे पहले न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। तो सर आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन लिंकनशायर on January 4, 1643। द नेम ऑफ हिज फेमस बुक इज प्रिंसिपिया मैथमेटिका। ठीक है जी, और ये पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकती है इन्फॉर्मेशन। सो व्हाट इज मीन बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? It is our common observation that a force is required to move or to stop a body। स्टूडेंट्स, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसे मूव करवाना है तो उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको रोकना पड़ेगा तो वो फोर्स से रुक जाएगी। अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल रिमेन्स देयर अनलेस अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव इट। फिगर 3.9। अब देखें, ये फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बुक है जी और एक टेबल पर पड़ी हुई है, ये तब तक रेस्ट में पड़ी रहेगी जब तक कोई पर्सन आकर इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेगा या उससे उठाएगा नहीं या इसे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक, अ बॉल रोलिंग ऑन फ्लोर शुड कंटिन्यू टू मूव विद द सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो हम क्या कहते हैं कि अगर कोई बॉल जो है वो मोशन में है, ठीक है, किसी बैट्समैन ने बॉल हिट की, अब वो मोशन में आ गई तो उससे अपनी मोशन कंटिन्यू करनी चाहिए। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ अप्लाइड फोर्स, क्योंकि इस पर तो कोई फोर्स नहीं लग रही। बट प्रैक्टिकली हम ये देखते हैं, वी सी डैट इट इज़ नॉट ट्रू, कि ये ठीक नहीं है। द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। बॉल जो है कि वो कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाती है। इवन कि अगर बहुत बड़ा ग्राउंड भी और आप वहाँ उस ग्राउंड पे बॉल फेंकें तो वो एक ख़ास फासले तक जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी चेंज होना शुरू होगी और उसकी जो स्पीड है वो कम होते होते एक वक्त आएगा कि रुक जाएगी। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो ऐसा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से। तो देखें, द बॉल स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। इन फैक्ट एन ओपोजिंग फोर्स कॉल्ड फ्रिक्शन काजेस द बॉल टू स्टॉप। ठीक है, वो जो अपोजिंग फोर्स है, रेजिस्टेंस फोर्स है, वो क्या करती है? बॉल को रोक देती है ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन बॉल एंड द ग्राउंड सरफेस। न्यूटन एक्सप्रेस सच ऑब्जर्वेशंस इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच स्टेट्स दैट। ठीक है जी, न्यूटन ने सारी ऑब्जर्वेशन अपनी फर्स्ट लॉ में डिस्कस की हैं और फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है, अ बॉडी कंटिन्यूस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है जी, बॉडी जो है वो अपनी स्टेट को बरकरार रखेगी, या वो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तब तक जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। ठीक, व्हेन अ फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। सपोज करें आप किसी बस में है जी और आप खड़े हुए हैं उस बस के अंदर, और अगर वो सडनली स्टॉप्स होती हैं तो आप ये देखते हैं कि द पैसेंजर्स टेंड्स टू गो बेंड फॉरवर्ड। इट इज़ बिकॉज दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन। पैसेंजर्स, बस मोशन में थी तो पैसेंजर भी मोशन में थे और वो चाहते हैं कि हम अपनी मोशन को कंटिन्यू करें, लेकिन बस रुकती है तो उनके पाँव जो हैं वो किसके साथ कांटेक्ट में है? बस के साथ। तो अपर पोर्शन तो आगे की तरफ जो है वो उनका फॉरवर्ड मूव करता है, लेकिन पाँव उसके उनके साथ जुड़े रहते हैं और वो एकदम से झटके के साथ रुक जाते हैं। ऑन द अदर हैंड व्हेन द बस स्टार्ट्स मूविंग क्विकली फ्रॉम रेस्ट। और अगर कहीं आपने रेलवे स्टेशन पे हैं या किसी बस के आप जो है इंतज़ार में खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल वीडा बस है जी, तो अब वो रुकी हुई है, जैसे आप अंदर बैठते हैं तो वो चलती है तो एकदम से आपको उसमें एक झटका सा लगता है। ठीक है, द पैसेंजर्स आर पुश्ड बैक अगेंस्ट द सीट।
ठीक है। दिस टाइम द टेंडेंसी ऑफ पैसेंजर इज़ टू रिटेन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट। बस रुकी भी थी तो पैसेंजर भी चाहते हैं कि हम रुके रहें, लेकिन जैसे ही वो एकदम से बस मोशन में आती है तो आप पुश्ड बैक होते हैं अगेंस्ट द सीट, ठीक है। ये भी किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। तो अभी हम आगे इनर्शिया को भी डिस्कस करेंगे कि इनर्शिया मास पर क्यों डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अ बस मूविंग ऑन द रोड शुड कंटिन्यू इट मोशन विदाउट एनी फोर्स एक्सर्टेड बाय द इंजन। अब कहता है भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक अगर कोई बस जो है वो रोड पर मूव कर रही है तो वो अपनी मोशन बरकरार रखे, कंटिन्यू रखे, इवन कि अगर उसका इंजन कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं भी कर रहा तब भी कंटिन्यू रहे, ठीक है। आइडियली हम यही सोचते हैं ना, बट प्रैक्टिकली वी सी डैट इफ़ द इंजन स्टॉप वर्किंग द बस कम टू रेस्ट आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। लेकिन अगर इंजन ख़राब हो जाता है, अल्लाह ना करे, डेली लाइफ में तो हम ये देखते हैं कि जो हमारी बस है वो थोड़ा डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द बस एंड द रोड, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स जो रोड है और जो बस के टायर्स उनके दरमियान फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो अपोजिंग फोर्स है, ठीक। ऑल द बॉडीज मूविंग ऑन द अर्थ आर स्टॉप्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हमारी अर्थ पर जितनी भी बॉडीज़ हैं वो सारी की सारी क्यों रुकती हैं? ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। इफ़ यू वर इन द आउटर स्पेस, अगर स्टूडेंट्स आप आउटर स्पेस में एंड थ्रोन एन ऑब्जेक्ट अवे वेयर नो फोर्स एक्टेड अपॉन इट, ठीक है जी। आप कहाँ हैं? आउटर स्पेस में, और आप एक ऑब्जेक्ट फेंकते हैं अवे, दूर, और उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही, देन द ऑब्जेक्ट वुड कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा के लिए मूव करता रहेगा विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट हमेशा मूव करता रहेगा कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ। शर्त क्या है? आउटर स्पेस में, ठीक। द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आल्सो प्रोवाइड अस अनदर डेफिनेशन ऑफ फोर्स विच इज स्टेटेड एज फॉलोज। क्या डेफिनेशन है जी? देखें, फोर्स इज एन एजेंसी which change or tends to change the state of rest और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स एक एजेंसी है जो क्या करती है जी? चेंज लाती है किसी भी बॉडी की स्टेट में, ठीक है। वो रेस्ट में है या वो यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से डैट फोर्स काजेज एक्सेलरेशन। फोर्स क्या प्रोड्यूस करती है? एक्सेलरेशन। और काइनामेटिक्स हमें जो है एक्सेलरेशन के बारे में तो बताती थी, बट फोर्स के लिए कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करती थी। तो लेकिन डायनामिक्स ने फोर्स को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स इनर्शिया की। स्टूडेंट्स आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हमारे पास एक टेबल है और उसके ऊपर जो है जी हमने एक चादर रखी हुई है, ठीक है, या कोई कपड़ा है, और उसके ऊपर हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट रखे हैं, और अगर हम अब्रप्टली बड़ी तेज़ी से इस कपड़े को खींचते हैं तो ये कप्स या ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर रहते हैं, कपड़ा खींचने से गिरते नहीं है या अपनी जगह से नहीं हिलते। ऐसा क्यों है? इसे हम कहते हैं इनर्शिया। ये ऑब्जेक्ट चाहते हैं कि हम रेस्ट में हैं तो हम रेस्ट में ही रहें, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इनर्शिया का कंसेप्ट ऊपर लिखा हुआ है, अ डेमोस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। पहले इसी को रीड कर लेते हैं। व्हेन द टेबल क्लॉथ इज पुल्ड अब्रप्टली द ऑब्जेक्ट रिमेन द ओरिजिनल पोजीशन ऑन द टेबल, ठीक है जी। अगर हम क्या करते हैं, ये जो टेबल क्लॉथ है इसको अब्रप्टली चेंज करते हैं, खींचते हैं, तो ये जो ऑब्जेक्ट हैं ये टेबल पर ही रहते हैं और अपनी रेस्ट की पोजीशन को बरकरार रखते हैं। तो इसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। अ नेट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए या उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए नेट फोर्स का बड़ा अमल दखल है, नेट फोर्स का होना बड़ा ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस द नेट फोर्स में काज अ बाईसाइकिल टू पिक अप स्पीड क्विकली, ठीक है। फॉर एग्जांपल जी हम एक 100 न्यूटन की फोर्स लगाते हैं बाईसाइकिल पे, ठीक, बट व्हेन द सेम फोर्स इज़ अप्लाइड टू अ ट्रक, अब वही 100 न्यूटन की फोर्स हम किस पे लगाते हैं? ट्रक पे। एनी चेंज इन द मोशन में नॉट बी ऑब्जर्व। क्यों भाई? साइकिल का मैस कम था, ट्रक का मैस बहुत बड़ा है। ट्रक के लिए हो सकता है 1000 न्यूटन की फोर्स चाहिए हो, साइकिल तो 100 न्यूटन से ही आगे चली गई। वी से डैट द ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया देन अ बाईसाइकिल, ठीक है। हमने क्या कहा कि ट्रक का इनर्शिया ज़्यादा है, ट्रक का मैस ज़्यादा है बाईसाइकिल से। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, ठीक है। मैस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? वो मेजरमेंट है उसके इनर्शिया की। द ग्रेटर द मैस ऑफ एन ऑब्जेक्ट द ग्रेटर इट इज़ द इनर्शिया, ठीक है। जितना मैस और इनर्शिया का डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा मैस उतना ज़्यादा इनर्शिया। तो अब इनर्शिया है क्या जी? पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और अ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया।
किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपनी अपनी असल हालत को बरकरार रखे। रुका हुआ है तो चाहे मैं रुका ही रहूँगा, और अगर मोशन में है तो चाहे मैं अपनी मोशन को कंटिन्यू परफॉर्म करता रहूँगा। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ द रोल ऑफ इनर्शिया इन न्यूटन फर्स्ट लॉ, दिस लॉ इज समटाइम कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। तो ये पेपर में स्टूडेंट्स अक्सर ऐसे भी स्टेटमेंट आ जाती है कि स्टेट न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया, तो याद रखिएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम न्यूटन लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। देन स्टूडेंट्स हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, मार्क कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, अक्सर लॉन्ग में पूछी जाती है। डेरिवेशन इसकी जो है वो इसके साथ है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इंतहाई आसान है। Newton first law indicated that if no net force act on an object, then the velocity of object remain unchanged। ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ में हमने ये पढ़ा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स नहीं लग रही तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक। द सेकंड लॉ डील्स विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट। सेकंड लॉ में ये बताती है कि अगर हम किसी बॉडी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, नेट फोर्स लगाते हैं, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। ठीक। न्यूटन सेकंड लॉ कैन बी स्टेटेड एज, हाँ जी क्या स्टेटमेंट है जी, इफ अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, इट्स एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। क्या कहता है जी कि अगर हम किसी बॉडी पर नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो बॉडी एक्सेलरेट होती है उस फोर्स की डायरेक्शन में, और जो मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के मैग्नीट्यूड के, और जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है एक्सेलरेशन का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मास ऑफ अ बॉडी के। ठीक है, तो देखें बड़े सिंपल सी हमारे पास डेरिवेशन है जी, इफ़ अ नेट फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड एफ एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम एंड प्रोड्यूस एक्सेलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ए, फोर्स एफ है, एक्सेलरेशन कितनी है ए, देन द सेकंड लॉ कैन बी रिटन मैथमेटिकली एज, तो हमने क्या पढ़ा था, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, तो ये जो सिंबल है बेटा इसे हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम, 1/m। ठीक है जी, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ एंड ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अच्छा, एक चीज़ जो अक्सर बच्चे गलती करते हैं, अगर हम एम की बात कर रहे हैं तो ए और एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर हम बात करें 1/m की, ठीक है, पेपर में एमसीक्यूज भी आ सकता है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/m के, बट m के साथ इन्वर्स रिलेशन है। ठीक, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स तो a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f/m। तो जब हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ख़त्म करते हैं तो हमारे पास स्टूडेंट कांस्टेंट आता है, और यहाँ पर वो कांस्टेंट k है। ठीक है जी, a इज इक्वल टू कांस्टेंट f/m, के भी लिख सकते हैं आप। तो देखें अकॉर्डिंग टू SI यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स को अगर हम देखें, इफ़ मैस इज इक्वल टू 1 kg, मैस हमारे पास 1 kg हो, एक्सेलरेशन जो है वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो और फोर्स हो 1 न्यूटन की, देन द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट विल बी 1। स्टूडेंट्स अगर इस पूरे फार्मूले में मैं यहाँ एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पुट करता हूँ, फोर्स 1 न्यूटन की और मैस 1 kg है, तो ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। देयरफॉर द अबव इक्वेशन कैन बी रिटन एज, तो ये जो अबव इक्वेशन है यहाँ कांस्टेंट की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो a इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई f/m, m को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये a से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो f बन जाएगा f इज इक्वल टू ma। इसी हम स्टूडेंट न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू द मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन प्रोवाइड्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। पहली लॉ हमें क्या बताती है कि फोर्स की डेफिनेशन क्या है। IEA फॉर एग्जांपल, अ फोर्स प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन इन अ बॉडी, कि फोर्स जो है वो किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है बाय द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हम ये जानते हैं कि हम इस एक्सेलरेशन या फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। F इज इक्वल टू m में वी कैन कैलकुलेट मैथमेटिकली द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ नॉन मैस। ठीक है, अगर कोई नॉन मैस की बॉडी है, कोई बाईसाइकिल है, कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इसमें हमने एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो कितनी फोर्स इसे रिक्वायर्ड होगी। फाइनली स्टूडेंट के फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, तो न्यूटन्स की लॉज हैं और न्यूटन के नाम पे ही फोर्स का यूनिट है जी।
द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। बट एक चीज़ का बड़ा ख्याल, फॉर कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स में हमने पढ़ा था कि अगर हम नेम ऑफ साइंटिस्ट लिखेंगे तो कैपिटल NEWTON आएगा, यानी कि फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। लेकिन अगर हम यूनिट लिख रहे हैं तो अगर हम खाली सिंबल लिखेंगे एन तो कैपिटल आएगा, अदरवाइज ये न्यूटन छोटा आएगा, NEWTON स्मॉल एन आएगा। ठीक है, ये चीज़ नोट करनी है। फिर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज मीन बाय 1 न्यूटन। 1 Newton is the force which produce an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। फ्रेंड्स सिंपली फोर्स 1 न्यूटन होगी अगर किसी बॉडी का मास 1 kg और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अबव इक्वेशन से 3.1 से हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पेपर में MCQ आ जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट फिर एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन वेलोसिटी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ आल्सो टेल्स दैट अ फोर्स कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बाय प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन। फोर्स या तो चीज़ों को मूव करवा सकती है, रोक सकती है, तो या तो एक्सेलरेशन होगी या डी एक्सेलरेशन होगी। एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, डी एक्सेलरेशन होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, सो द चेंज मे बी इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन और इन बोथ ऑफ देम। तो अगर वेलोसिटी वेक्टर है तो ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन में बल्कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में भी चेंज आने की वजह से जो है वो हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, फिर है जी हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है जी? अब पहले तो इस डायग्राम को देखें कि एक स्प्रिंग है और ये एक पर्सन का आपको हाथ नज़र आ रहा है। अगर ये पर्सन स्प्रिंग को दबाता है तो ये पर्सन इस स्प्रिंग पे फोर्स लगा रहा है। ठीक है, मान लें कि पर्सन का हाथ यहाँ पर बॉडी ए है और ये स्प्रिंग बॉडी बी है, तो ए बी पर क्या लगा रहा है? फोर्स। तो एज अ रिजल्ट ये स्प्रिंग इस पर्सन के हाथ पे भी कहाँ लगाएगा? फोर्स। पर्सन ने फोर्स कहाँ लगाई? डाउनवर्ड इस स्प्रिंग पे, लेकिन ये स्प्रिंग इस पर्सन के ऊपर फोर्स लगाएगा अपवर्ड। ठीक है, तो इसी हम ये जो पर्सन ने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई, अगर ये एक्शन फोर्स थी तो ये जो स्प्रिंग इस पर्सन के हाथ पे फोर्स लगाएगा अपवर्ड, वो क्या होगी? रिएक्शन फोर्स होगी। तो न्यूटन की थर्ड लॉ हमें यही बताती है कि फोर्सेस जो हैं वो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर फॉर्म में होती है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट टेक्स प्लेस ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, और एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज़ पे लगते हैं, ना कि सेम बॉडीज़ पे। तो देखें वेन एवर देयर इज़ एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ ए एंड बी, अब यहाँ पर ये पर्सन का हाथ बॉडी ए है और ये स्प्रिंग बॉडी बी है, सच दैट बॉडी ए exert a force on the body B, the force is known as action of A on B। इस पर्सन ने स्प्रिंग को दबाया तो ये क्या कहलाएगा? एक्शन ऑफ A on B। In response to this action the body B exert a force on the body A। अब इसके रिजल्ट में स्प्रिंग भी इस पर्सन के हाथ पर फोर्स लगाएगा। This is known as the reaction of B on A। पर्सन ने एक्शन किया, स्प्रिंग ने इस पर्सन के हाथ पर जो है वो क्या किया जी? इस पर्सन के हाथ पर रिएक्शन किया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी प्रेस अ स्प्रिंग द फोर्स एक्सर्टेड बाय आवर हैंड ऑन द स्प्रिंग इज एक्शन। ठीक है, जो हमने हाथ से स्प्रिंग पे फोर्स लगाई वो एक्शन था। आवर हैंड आल्सो एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग ने हमारे हाथ पे भी फोर्स लगाई अपवर्ड, जो कि रिएक्शन था। दिस इज द फोर्स ऑफ रिएक्शन एज शोन इन फिगर 3.10। न्यूटन एक्सप्रेस दीज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज इन द थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इट इज स्टेटेड एज, क्या स्टेटमेंट है जी? फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है जी, हर एक्शन का रिएक्शन होगा लेकिन इक्वल और ऑपोजिट होगा। ठीक है, फिर देखें सिंस एक्शन एंड रिएक्शन डू नॉट एक्ट ऑन द सेम बॉडी, एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे नहीं लगते। ठीक है, बट दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। कैसे? देखें, हाथ ने स्प्रिंग पे फोर्स लगाई, स्प्रिंग ने हाथ पे फोर्स लगाई। ऐसा नहीं है कि स्प्रिंग पे ही फोर्स लग रही है सिर्फ या हाथ पे ही फोर्स लग रही है। ठीक, सो दे कैन नेवर बैलेंस ईच अदर। तो इसलिए एक्शन रिएक्शन जो पेयर फॉर्म है कभी बैलेंस नहीं करती। थस न्यूटन थर्ड लॉ कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। एक और स्टेटमेंट है जी, इफ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ सेकंड बॉडी द सेकंड बॉडी आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। ठीक है, क्या हमने कहा कि अगर एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है तो दूसरी बॉडी भी पहली बॉडी पर फोर्स लगाएगी लेकिन उसके इक्वल और ऑपोजिट लगाएगी। ठीक, फिर डू यू नो, एक इंफॉर्मेशन है स्पेस से रिलेटेड। इन स्पेस एन एस्ट्रोनॉट्स थ्रोज अ रेंच
एज अ रिएक्शन ही मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है जी, अगर आप जो हैं वो स्पेस में हैं और कोई ऑब्जेक्ट थ्रो करते हैं तो न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये ऑब्जेक्ट आपने इस फोर्स लगाई है आगे की तरफ तो ये ऑब्जेक्ट आपके ऊपर फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। तो जब ये ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाएगा तो आप बैकवर्ड मूव करेंगे। अगर ये फोर्स ऑफ एक्शन है तो आपके ऊपर फोर्स ऑफ रिएक्शन लगेगी। ठीक है, फिर है जी फोर्सेस एक्ट इन पेयर्स। तो देख लेते हैं जी, वी हैव स्टडीड दैट forces act in pairs when two objects interact, i.e. action and reaction forces। जैसा कि हमने देखा, we often notice a force that seems to make something happens but usually we don't notice the other force involved। Here are the some example of the pair of the forces involved in according to the Newton third law of motion। सबसे पहले एग्जांपल है स्टूडेंट्स हमारे पास, कंसीडर अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एज शोन इन फिगर 3.11। अब ये बुक जो है जी वो टेबल पर पड़ी हुई है और इस वक्त रेस्ट में है, और ये बुक इस टेबल पर जो है वो वेट की फोर्स लगा रही है जो कि डाउनवर्ड है। तो ये जो टेबल है ये इस बुक पे फोर्स लगा रही है जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो कि अपवर्ड है। तो देखें, द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन द ब्लॉक इज़ द वेट। ठीक है, द ब्लॉक एक्सर्ट अ डाउनवर्ड फोर्स ऑन द टेबल इक्वल टू इट्स वेट। यही हमने पढ़ा ना कि जो ब्लॉक है, ये जो बुक है, ये क्या कर रही है, ये इस टेबल पर फोर्स लगा रही है जो कि वेट है डाउनवर्ड। द टेबल आल्सो एक्सर्ट रिएक्शन फोर्स एफ एन। ठीक है, तो टेबल इस ब्लॉक या बुक पे अपवर्ड फोर्स लगा रहा है। ठीक, द टू फोर्सेज ऑन द ब्लॉक बैलेंस ईच अदर एंड द ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट। इसी वजह से ये ब्लॉक या बुक जो है ये रेस्ट में है। ठीक, इसी तरह एक सेकंड एग्जांपल है जी, व्हेन अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम अ गन। ठीक है जी, ये फॉर एग्जांपल एक गन है और इससे बुलेट फायर्ड की जाती है। ठीक है, द बुलेट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। बुलेट जो है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है विद अ फोर्स एफ। ये फोर्स आपको एरो से दिखाई गई है। ठीक है, दिस इज़ द फोर्स ऑफ एक्शन, ये एक्शन फोर्स है। तो अब इस बुलेट को भी तो इस गन पे फोर्स लगानी चाहिए थी जिसे हम रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं गन की। तो ये यहाँ पर रिएक्शन फोर्स है। ठीक है, तो देखें, द गन रिकॉइल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। अक्सर कोई अगर हम गन फायर भी करते हैं ना तो एकदम से झटका आता है हाथ में, क्यों? बुलेट बहुत आगे जाती है, उसका मैस कम होता है। गन का इनर्शिया मैस बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसकी स्पीड बुलेट के मुकाबले में इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो देखें, द गन रिकॉइल्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद अ रिएक्शन फोर्स आर। तो यहाँ पर एक्शन फोर्स अगर एफ है बुलेट की तो गन के लिए रिएक्शन फोर्स क्या होगी? आर होगी, एज शोन इन फिगर 3.12। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का वीडियो लेक्चर। जल्द इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। मुझे दें इजाज़त।